कुश्ती में ऐसे अंतर्राष्ट्रीय पहलवानों की संख्या बहुत ही कम होगी जिन्होंने 35 साल की उम्र से पहले ही संन्यास लिया हो, लेकिन साक्षी मलिक ने आज सिर्फ 31 साल की उम्र में कुश्ती को छोड़ दिया है और इसके लिए वो पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह को सबसे बड़ी वजह बता रही है। अगर आप इन तस्वीरों को ध्यान से देखेंगे तो आपके लिए भी यह समझना काफी मुश्किल होगा कि आज कुश्ती संघ के अध्यक्ष पद का चुनाव आखिर कौन जीता है। इन तस्वीरों में चुनाव जीतने वाले संजय सिंह के गले में शायद एक भी माला नहीं है, लेकिन उनके साथ खड़े ब्रजभूषण शरण सिंह को लोगों ने मालाओं से लादा हुआ है। यानी असली जो स्वागत है वो ब्रजभूषण शरण सिंह का हो रहा है। और अगर वैसे देखें तो ब्रजभूषण शरण सिंह का इन चुनावों से कोई लेना देना नहीं था, वो लड़े भी नहीं थे चुनाव, और इसीलिए ये तस्वीरें आज सारी कहानी खुद ही बयां कर रही हैं। आज कुश्ती संघ के कुल 15 पदों के लिए चुनाव हुए, जिनमें अध्यक्ष पद के लिए 2 उम्मीदवारों ने नामांकन किया था। एक उम्मीदवार थे संजय सिंह जो 50 वर्ष के हैं, उत्तर प्रदेश के चंदौली से आते हैं, और दूसरी उम्मीदवार थी अनीता श्योराण जो हरियाणा के भिवानी के रहने वाली हैं और 39 वर्ष की हैं। अनीता श्योराण वही एथलीट हैं जिन्होंने वर्ष 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को कुश्ती में गोल्ड मेडल जिताया था, लेकिन कुश्ती में भारत को मेडल दिलाने वाली अनीता श्योराण कुश्ती संघ के अध्यक्ष पद का चुनाव एक बड़े अंतर से हार गई। गोल्ड मेडल तो जीत गई लेकिन चुनाव नहीं जीत पाई। उन्हें चुनावों में सिर्फ 7 वोट मिले, जबकि संजय सिंह 40 वोट हासिल करके कुश्ती संघ के नए अध्यक्ष बने। और यहां 3 बातें आपके लिए नोट करने वाली हैं। पहली बात यह कि ये चुनाव जिस एड हॉक कमेटी द्वारा कराए गए उसका गठन इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने किया था, जिसकी अध्यक्ष खुद एक महिला हैं यानी पीटी उषा है, और एक महिला की अध्यक्षता में यह हुआ। और इससे यह पता चलता है कि इन चुनावों में सरकार का कोई रोल नहीं था और सरकार ने बाकायदा एक महिला की अध्यक्षता में उनकी देखरेख में यह चुनाव करवाया है। और पीटी उषा एक ऐसा नाम है, पीटी उषा एक ऐसी एथलीट है जिन पर कोई सवाल नहीं खड़े कर सकता। इसलिए जो लोग ये कह रहे हैं कि यह चुनाव निष्पक्ष नहीं है, किसी खास व्यक्ति को जिताया गया है और एथलीट्स के साथ नाइंसाफी हुई है, उन पर विश्वास करने से पहले आप पीटी उषा के बारे में सोच लीजिए। दूसरा, जिन वोटों के आधार पर नए अध्यक्ष को चुना गया वो वोट राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की रेसलिंग एसोसिएशंस के वोट होते हैं। हर एसोसिएशन के पास 2 वोट थे, लेकिन कुछ एसोसिएशंस ने चुनाव में हिस्सा नहीं लिया और जो एसोसिएशंस शामिल हुई उनमें से ज्यादातर का वोट संजय सिंह को मिला और अनीता श्योराण को नहीं मिला, और इसीलिए संजय सिंह ये चुनाव आसानी से जीत गए। तीसरा, इन चुनावों में प्रदर्शनकारी खिलाड़ियों की तरफ से 5 प्रतिनिधियों ने चुनाव लड़ा था। तो जैसा कि आप जानते हैं, जो प्रदर्शनकारी खिलाड़ी थे वो ये चाहते थे कि उनके लोग चुनाव में जो है उतरें, उनके लोग चुनाव लड़ें और वो जीतें। तो उन्होंने अपनी तरफ से 5 लोगों को इन चुनावों में उतारा था। 5 में से 3 उनके प्रतिनिधि चुनाव हार गए और उनके 2 प्रतिनिधि चुनाव जीत गए। इनमें प्रेम लोचम सेक्रेटरी जनरल चुने गए हैं और देवेंद्र कादियान सीनियर वाइस प्रेसिडेंट चुने गए हैं। इसके अलावा इन चुनावों में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव, वो खुद चुनाव हार गए। उन्होंने उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ा था और मोहन यादव को सिर्फ 5 वोट मिले हैं। मोहन यादव, जैसा कि आप जानते हैं, बीजेपी के नेता हैं और इस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। मोहन यादव भी ये चुनाव हार गए। इसके अलावा यहां बड़ी बात यह है कि जब संजय सिंह और अनीता श्योराण के बीच यह मुकाबला हो रहा था, तब जंतर मंतर पर आंदोलन करने वाले खिलाड़ियों ने खुलकर अनीता श्योराण का समर्थन किया था। और इसकी बड़ी वजह यह थी कि अनीता श्योराण भी इस मामले में प्रदर्शनकारी खिलाड़ियों के साथ थी, उनका पूरा समर्थन था और उन्होंने ब्रजभूषण शरण सिंह को कुश्ती संघ से हटाने की मांग भी की थी, जबकि संजय सिंह शुरुआत से ही इस मामले में ब्रजभूषण शरण सिंह का समर्थन कर रहे थे। संजय सिंह ने खुलकर यह बात कही थी कि ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ ये खिलाड़ी राजनीति कर रहे हैं और वो इस मामले में उनके साथ हैं। यानी नतीजों से पहले ही यह बिल्कुल स्पष्ट था कि संजय सिंह ब्रजभूषण शरण सिंह के खेमे से हैं और हरियाणा से आने वाली अनीता श्योराण प्रदर्शनकारी पहलवानों के खेमे से हैं, वो उनकी कैंडिडेट है। यानी ब्लैक और व्हाइट की तरह चुनाव से पहले स्थिति बिल्कुल स्पष्ट थी। एक तरफ संजय सिंह थे,
दूसरी तरफ अनीता शेरन थी। संजय सिंह के पीछे खड़े थे बृजभूषण शरण सिंह और अनीता शेरन के पीछे खड़े थे ये 3 प्रदर्शनकारी खिलाड़ी। अब बड़ी बात यह है कि खेल संघों के चुनाव असल में खिलाड़ियों के समर्थन से नहीं जीते जाते, खिलाड़ियों के चेहरे पर नहीं जीते जाते, बल्कि ये चुनाव राज्य की एसोसिएशंस के समर्थन से जीते जाते हैं। इनका जो पूरा मैकेनिज्म है इन चुनावों का वो बिल्कुल अलग होता है और इन एसोसिएशंस पर बृजभूषण शरण सिंह का प्रभाव पहले से काफी ज्यादा रहा है, क्योंकि वो कुश्ती संघ के 11 वर्षों तक अध्यक्ष रहे और इसीलिए जब उनका समर्थन करने वाले संजय सिंह ने आज अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा तो वो बहुत आसानी से जीत गए। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि बृजभूषण शरण सिंह संजय सिंह और उनके परिवार को पिछले 30 वर्षों से जानते हैं और वर्ष 2009 में जब उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ का गठन हुआ था और इसके अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह बने थे, तब उन्होंने अपने समर्थन से संजय सिंह को राज्य के कुश्ती संघ का उपाध्यक्ष बनवाया था। इसके अलावा वर्ष 2011 से 23 के बीच जब बृजभूषण शरण सिंह भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष थे, तब संजय सिंह भी कुश्ती संघ में अलग अलग पदों पर काम करते रहे और वो हमेशा कहते हैं कि बृजभूषण शरण सिंह उनके लिए परिवार के एक सदस्य जैसे हैं। और यही वजह है कि साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया उनकी जीत को अब एक धोखा बता रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्होंने इस साल जनवरी में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जो लड़ाई शुरू की, उस लड़ाई का अब कोई मतलब नहीं रह गया और आज वो हार गए हैं। जबकि बृजभूषण शरण सिंह का कहना है कि साक्षी मलिक के संन्यास से उनका कोई लेना देना नहीं है। हम एक व्यक्तिगत आदमी के खिलाफ लड़ रहे थे जो बच्चियों का, लड़कियों का शोषण कर रहा था, बहन बेटियों का। उसने अपनी पावर से हर तरीके से कभी उसको राजनीति मोड़ दिया, कभी जातिवाद का मोड़ दिया, कभी उसने हरियाणा यूपी का मोड़ दिया, क्योंकि उसके पास पावर है और वो आप सबने देख ली, हमने भी देख ली। मुझे नहीं पता वो न्याय, विनेश भी बोल रही थी, साक्षी बोल रही थी, कब मिलेगा ये लड़ाई। चलो हम लड़े, हम नहीं जीत पाए, लेकिन ये लड़ाई किसी न किसी को, जो आने वाली पीढ़ी उनमें, उनको भी किसी न किसी को लड़नी पड़ेगी। आज जो फेडरेशन का जो अध्यक्ष बना है संजय सिंह, स्टार्टिंग से वो लोग बोल रहे थे कि हम बनेंगे, हमें पता थी, उसकी पावर पता है, उसका पोजीशन पता है, लेकिन दुख होता है कि देश में ऐसे लोगों को स्थान मिल रहा है, पद मिल रहा है। बृजभूषण का राइट हैंड है, उसके बेटे से भी ज्यादा खास है, उसको प्रेसिडेंट में आना मतलब आने वाली लड़कियों का जो भविष्य है उनको फिर से शोषण का शिकार होना पड़ेगा और जो चीजें पर्दे के पीछे होती आई हैं वो खुले में होगा। उससे मेरे को क्या लेना देना भाई, अपने बाहर हो जाओ। बहुत अहम थी जीत, क्योंकि ऐसे आदमी के ऊपर आरोप लगाया गया था जो चरित्र के मामले में उससे उत्तम चरित्र किसी का है ही नहीं, और यह जीत असत्य पे सत्य की जीत हुई है। अब जरा इस बात पर नजर डालिए कि जो 3 खिलाड़ी थे जो लगातार विरोध कर रहे थे कुश्ती संघ का और आरोप लगा रहे थे, और दोनों तरफ से आरोप चल रहे थे। कुश्ती संघ के लोगों का आरोप था, बृजभूषण शरण सिंह का आरोप था कि उन्होंने जो नए नियम बनाए हैं उनके तहत इन खिलाड़ियों को भी ट्रायल देना पड़ता और ये बिना ट्रायल के ही ओलंपिक जैसे खेलों में हिस्सा लेना चाहते थे। असल में वजह ये है, अब देखिए बजरंग पूनिया को इस साल भी बिना ट्रायल के ही एशियन गेम्स में भेजा गया, जिसमें वो ब्रॉन्ज मेडल भी नहीं जीत पाए, जबकि साक्षी मलिक और विनेश फोगाट ने एशियन गेम्स में हिस्सा ही नहीं लिया था, जबकि विनेश फोगाट को भी बिना ट्रायल एशियन गेम्स में भेजने का फैसला हुआ था और वो चोटिल हो गई थी। तो इन तीनों ने ही कोई खास ऐसा प्रदर्शन किया नहीं और बजरंग पूनिया भी जब उन्हें भेजा गया बिना ट्रायल के, वो भी कोई पदक नहीं जीत पाए। इन चुनावों में आज मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव की भी बड़ी चर्चा रही। मोहन यादव को इस बात की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि बीजेपी उन्हें मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बना देगी और इसीलिए उन्होंने कुश्ती संघ के उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ने का फैसला किया था। लेकिन क्योंकि वो बाद में मुख्यमंत्री बन गए और तब तक नामांकन वापस लेने की तारीख निकल चुकी थी, इसलिए वो भी इन चुनावों का हिस्सा रहे, लेकिन उन्हें उपाध्यक्ष पद के लिए सिर्फ 5 वोट ही मिले और वो बुरी तरह से हार गए। अब हम आपको यह बताएंगे कि क्या सोनिया गांधी 22 जनवरी को राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में शामिल होने के लिए अयोध्या जाएंगी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने सोनिया गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी को
भगवान श्री राम के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए निमंत्रण भेजा है और कांग्रेस के बड़े नेताओं ने इस निमंत्रण की पुष्टि की है। आज दिग्विजय सिंह ने कहा कि सोनिया गांधी राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर काफी पॉजिटिव हैं और यह अभी तय होना बाकी है कि वो खुद इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए राम मंदिर जाएंगी या उनकी जगह कांग्रेस नेताओं का एक प्रतिनिधि मंडल इस समारोह में शामिल होगा। पूरा भरोसा है कि हम लोग इसको ये तो कोई किसी पार्टी का ट्रस्ट तो है नहीं, इसमें हमें जाने में क्या आपत्ति है। और सोनिया जी तो बहुत पॉजिटिव है इस मामले में, निमंत्रण मिला है, या तो वो जाएंगी या डेलीगेशन हमारा जाएगा। अब देखिए, अगर सोनिया गांधी इस निमंत्रण पर अयोध्या में राम मंदिर जाती हैं तो वो नेहरू गांधी परिवार की पहली ऐसी सदस्य होंगी जो अयोध्या में राम जन्मभूमि के दर्शन करेंगी। पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद उनकी सुपुत्री इंदिरा गांधी, उनके सुपुत्र राजीव गांधी, उनकी पत्नी सोनिया गांधी और फिर उनके सुपुत्र राहुल गांधी ने आज तक अयोध्या में राम जन्मभूमि के दर्शन नहीं किए हैं और इसीलिए इस निमंत्रण ने सोनिया गांधी को एक नए धर्म संकट में डाल दिया है। अब धर्म संकट यह है कि अगर वो राम मंदिर जाती हैं तो इससे कांग्रेस पार्टी के एक खास वर्ग के वोटर नाराज हो जाएंगे। कांग्रेस जो तुष्टीकरण की राजनीति अब तक करती आई है, उस तुष्टीकरण में जिन लोगों को, जिस वर्ग को उन्होंने खुश किया, वो नाराज हो सकते हैं और अगर वो राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं गई तो बीजेपी इसे बड़ा मुद्दा बनाएंगी और कहेंगी कि गांधी परिवार निमंत्रण देने पर भी राम मंदिर के उद्घाटन में शामिल नहीं हुआ, इसका मतलब राम मंदिर बनने से गांधी परिवार प्रसन्न नहीं है, खुश नहीं है। यह बात हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि बीजेपी गांधी परिवार पर राम विरोधी होने का आरोप पहले भी लगाती आई है। वर्ष 2007 में जब भारत में यूपीए की सरकार थी, तब राम सेतु से जुड़े एक मामले में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में अपना हलफनामा देकर यह कहा था कि रामचरितमानस प्राचीन भारतीय साहित्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन इसमें जिन पात्रों और घटनाओं का उल्लेख किया गया है उनके बारे में कोई ऐतिहासिक प्रमाण मौजूद नहीं है और इस हिसाब से भगवान श्री राम काल्पनिक पात्र ही माने जाएंगे। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी एएसआई भारत सरकार के अधीन होता है और इसी वजह से यह कहा जाता है कि यूपीए सरकार में कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में भगवान श्री राम को ही काल्पनिक बता दिया था और बाद में जब इस पर बहुत विवाद हुआ, लोग नाराज हुए, तो यूपीए की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से इस हलफनामे को वापस ले लिया था। अब यहां समझने वाली बात यह है कि कांग्रेस की और सरकार की राय जानने के बाद भी उस समय यह बात देश के बहुत सारे लोगों को, जनता को समझ नहीं आई थी और वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव में इस हलफनामे से कांग्रेस पार्टी को कोई नुकसान नहीं हुआ था। यानी राम मंदिर पर कांग्रेस की सरकार का जो स्टैंड रहा, उससे 2009 के लोकसभा चुनाव में उसे कोई नुकसान नहीं हुआ और यूपीए चुनाव जीतकर फिर से सरकार में आ गया था। लेकिन फिर बाद में बीजेपी ने इस मुद्दे को लगातार बड़ा बनाया और बीजेपी शुरुआत से ही, पहले दिन से ही अपने मैनिफेस्टो में राम मंदिर को लेकर आगे चली। बीजेपी ने देश के आम लोगों को, देश की आम जनता को राम मंदिर के मामले पर जागरूक किया, उनके अंदर एक जागृति पैदा की, उनके अंदर एक भावना पैदा की कि वो राम मंदिर के लिए कोशिशें जारी रखें। और आज भी एक ऐसा विषय है ये जो कांग्रेस पार्टी को असहज कर देता है। इसके अलावा कांग्रेस वही पार्टी है जिसके नेता दिग्विजय सिंह ने एक बार कहा था कि भगवान श्री राम खुद नहीं चाहेंगे कि किसी विवादित स्थल पर उनका मंदिर बने। कांग्रेस के ही एक और नेता मणिशंकर अय्यर ने यह पूछा था कि इसकी पुष्टि कैसे हुई कि भगवान श्री राम का जन्म उसी स्थान पर हुआ जहां बाबरी मस्जिद थी, यह कैसे पता चलेगा, उन्होंने यह सवाल किया था। एक और कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा था कि कोई अच्छा हिंदू कभी बाबरी मस्जिद के स्थान पर मंदिर बनते हुए नहीं देखना चाहेगा। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी एक बार कहा था कि उनकी नानी ने उनसे ऐसा कहा कि भगवान श्री राम किसी की मस्जिद तोड़कर अपने मंदिर में नहीं बस सकते। भगवान राम का मंदिर बने, इसमें किसी को ऐतराज नहीं है, हम सब चाहते हैं, लेकिन भगवान राम भी नहीं चाहेंगे
कि किसी विवादास्पद स्थल पर भगवान राम का मंदिर बने। जब बाबरी मस्जिद का ध्वंस हुआ तो मैंने नानी से पूछा, नानी अब तो आप बड़े खुश हो गए, अब तो आपके भगवान राम का मंदिर बनेगा। कहती है, ना बेटा, मेरा राम किसी की मस्जिद तोड़ के ऐसे मंदिर में नहीं बस सकता। अब आप देखिए, आज कांग्रेस के इन बड़े बड़े नेताओं के बयान हम आपको फिर से दिखा रहे हैं, आपको याद दिला रहे हैं। बड़े बड़े नेताओं ने उस समय राम मंदिर को लेकर क्या बयान दिए थे। आज देश की जनता को ये बयान भूलने नहीं चाहिए, क्योंकि हो सकता है आगे चलकर राम मंदिर के परिसर में आपको ये सारे नेता नजर आएं, और इनमें से कुछ नेता तो ऐसे भी होंगे जो राम मंदिर का श्रेय लेने की कोशिश करेंगे, कुछ नेता ऐसे भी होंगे जो राम मंदिर पर भी राजनीति जरूर करेंगे। और आप तो जानते हैं हमारे देश में तुष्टीकरण की जो राजनीति है उसका इतिहास बहुत बड़ा है, बहुत लंबा है, और राम मंदिर की जो मुहिम थी वो भी तुष्टीकरण की राजनीति का शिकार होती रही कई दशकों तक। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री का विवाद सांसदों के निलंबन से भी बड़ा मुद्दा बन गया है। लेकिन आज हमारा सवाल यह है कि अगर मिमिक्री का वीडियो राहुल गांधी ने ना बनाया होता तो भी क्या यह मुद्दा इतना बड़ा बनता। इसलिए आज जो अगली खबर है हमारी राजनीति की वो यही है कि इस पूरी तस्वीर में से अगर आप राहुल गांधी को हटा दीजिए और राहुल गांधी का वीडियो बनाते हुए ये जो तस्वीर है इसे हटा दीजिए, तो भी क्या ये इतना बड़ा मुद्दा बनता। हमारा ऐसा कहना है तब शायद ना बनता। और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने भी यही कहा है कि अगर राहुल गांधी अपने फोन से उस दिन टीएमसी सांसद का ये वीडियो ना बनाते तो शायद लोगों को इसके बारे में कभी पता ही नहीं चलता। और यह बात सही भी है, क्योंकि उपराष्ट्रपति के अपमान का वीडियो कई सांसदों ने बनाया, लेकिन चर्चा सिर्फ इस बात की हुई कि राहुल गांधी वहां खड़े होकर वीडियो क्यों बना रहे थे, और यह खबर भी राहुल गांधी की वजह से ही इतनी बड़ी बन गई। राहुल गांधी ने भी अपने एक बयान में कहा कि मिमिक्री का जो वीडियो उन्होंने अपने फोन में रिकॉर्ड किया वो अब भी उन्हीं के फोन में है, और वो वीडियो उन्होंने किसी के साथ शेयर भी नहीं किया। लेकिन वो इस बात को नहीं समझ पा रहे कि यहां सवाल वीडियो का नहीं है, शेयर करने का नहीं है, बल्कि सवाल वीडियो बनाने का है। राहुल गांधी वहां खड़े होकर वीडियो बना क्यों रहे थे। तो जो वायरल हो रहा है वो राहुल गांधी द्वारा बनाया गया वीडियो वायरल नहीं हो रहा, वायरल ये हो रहा है कि राहुल गांधी का वीडियो बनाते हुए वीडियो जो है वो वायरल हो रहा है। आप पहले इस पर राहुल गांधी का और ममता बनर्जी का बयान सुनिए। एक डिसरेस्पेक्ट का कोई बात नहीं होता है, आपको तो पता भी नहीं चलता अगर राहुल जी वीडियो में तो छवि नहीं तुलता तो। वहाँ पे एमपीज बैठे हुए थे, मैंने उनका वीडियो लिया, मेरा वीडियो मेरे फोन पे है। हो सकता है कि उनको बदनाम करने के लिए किया जा रहा हो। हालांकि मैं इस मिमिक्री का समर्थन नहीं करती, मैं इसकी निंदा करती हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अब बड़ी बात यह है, ममता बनर्जी ने असल में जो बात उठाई, जो मुद्दा उठाया है, वो मुद्दा कई लोगों की समझ में आ रहा है कि ये सारा विवाद इसलिए इतना बड़ा बन गया क्योंकि राहुल गांधी ने वहां खड़े होकर एक छोटी सी गलती कर दी। और राहुल गांधी को ये समझना चाहिए था कि उनका जो स्टेटस है देश की राजनीति में, खास तौर पर विपक्ष की राजनीति में, विपक्षी पार्टियों में, वो बहुत बड़ा है। और राहुल गांधी अगर कुछ करते हैं तो उस पर सबकी नजर जाती है और फिर सब लोग उन्हें फॉलो करने की कोशिश करते हैं। राहुल गांधी अगर उस दिन वहां चुपचाप खड़े भी रहते, जैसे अभी देखिए चुपचाप खड़े हुए हैं, अगर इतना भी हो जाता तो भी शायद ये बड़ी बात नहीं बनती। लेकिन देखिए राहुल गांधी को अचानक ये आइडिया आया कि ये मिमिक्री तो बहुत अच्छी हो रही है, राहुल गांधी को मजा आ रहा है, इसलिए उन्होंने तुरंत अपनी जेब से फोन निकाला और कल्याण बनर्जी का ये वीडियो बनाना शुरू कर दिया। और ये मुद्दा यहीं से बड़ा बना। इसलिए आज विपक्षी दलों के कई बड़े नेता ये बात कर रहे हैं कि राहुल गांधी की इस भूल की वजह से बीजेपी को इतना बड़ा मुद्दा मिल गया और सांसदों के सस्पेंशन को लेकर जो लीड विपक्षी दलों को मिली थी, जो सहानुभूति विपक्षी दलों को लगातार मिल रही थी, उस सहानुभूति का सारा के सारा फायदा जो है राहुल गांधी ने छीन लिया और राहुल गांधी की इस गलती ने उस लीड को समाप्त कर दिया। जगदीप धनखड़ पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रह चुके हैं और जब वो पश्चिम बंगाल में राज्यपाल थे, गवर्नर थे, तब उनका टीएमसी के साथ अक्सर टकराव होता रहता था। और आप तो जानते हैं कि राज्यपाल एक बड़ा संवैधानिक पद होता है, राज्यपाल का अपमान करना भी संविधान का अपमान नहीं माना जाता है। और
उनकी मिमिक्री करने वाले टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी ने तो उन्हें एक बार सनकी और संविधान का कसाई तक कह दिया था, और टीएमसी के दूसरे नेताओं ने उन्हें कई बार भ्रष्टाचारी अंकल जी कहा, लेकिन इस पर कभी कोई विवाद नहीं हुआ। लेकिन आज जब उन्हीं कल्याण बनर्जी ने जगदीप धनखड़ की मिमिक्री की तो यह विवाद इतना बड़ा हो गया। तो आज सोचने वाली बात यह है कि पश्चिम बंगाल में भी ममता बनर्जी और जगदीप धनखड़ के बीच अक्सर टकराव होता रहता था। टीएमसी जो वहां सत्तारूढ़ पार्टी है, उन्होंने न जाने कितनी बार जगदीप धनखड़ का गवर्नर रहते हुए अपमान किया, लेकिन यह इतना बड़ा मुद्दा कभी नहीं बना, क्योंकि उस दिन वहां राहुल गांधी खड़े होकर वीडियो नहीं बना रहे थे। और इस बार यह अपमान का मुद्दा इतना बड़ा बना क्योंकि राहुल गांधी ने वीडियो बना लिया। इसका कारण सिर्फ यही है कि राहुल गांधी यहां पर थे और वो वीडियो बना रहे थे, और लोग इस पूरे मामले में, इस पूरे विवाद में लोगों ने राहुल गांधी को इस विवाद का पोस्टर बॉय बना दिया।